ओ भैया, ये आपका कचरा यहीं रह गया। हाँ तो क्या हो गया, तू उठा लेना ये कचरा। ये तू क्या होता है, जरा तमीज से बात करो। ओए चुईया, अपनी औकात में रह समझी, वरना तुझे उठवा दूंगा अभी। हे भगवान, कितना बदतमीज आदमी है, औरत से बात करने की तमीज नहीं है। फौरन चली जा अंदर, तू जानती नहीं अभी मुझे। जाकर अपने पति से पूछ कौन हूं मैं। राम राम भैया। ओहो, कचरा गिर गया, मैं उठा लूंगा भैया, आप जाओ। ये तो पागल है, मैं समझाता हूँ इसे। सरिता और शंकर की नई नई शादी हुई थी। वो जिस आदमी से भिड़ रही थी उसका नाम सियाराम था। सियाराम पुलिस में हवलदार था, पर ये बात नई बहू सरिता को पता नहीं थी। वो इस बात से दुखी थी कि उसके पति ने उसकी साइड लेने की जगह उसे ही पागल कहकर चुप करा दिया, जिसके बाद से ही सरिता अपने कमरे में आकर मुंह फुलाकर बैठ गई। क्या हुआ, गुस्सा हो क्या? नहीं, मैं तो पागल हूँ ना, और पागल गुस्सा थोड़े ही होते हैं। अरे पगली, वो सियाराम पुलिस में हवलदार है, इसलिए यहाँ उससे कोई नहीं उलझता, समझी? तुम अभी नई नई आई हो तो इसलिए तुम्हें पता नहीं है उसके बारे में। हाँ, है तो वो हवलदार, पर असल में एक नंबर का गुंडा है वो। आप लोग उससे इतना डरते हो, इसीलिए गुंडा बना बैठा है वो। अरे तुम जानती नहीं हो उसे। एक बार एक पड़ोसी ने उससे लड़ाई कर ली थी, तो उसने पता नहीं कौन कौन से झूठे मुकदमे लगा दिए उस बेचारे पर। मकान खाली करके जाना ही पड़ा उसे। शंकर की बात सुनकर सरिता चुप हो गई। वो समझ गई थी कि शंकर ठीक ही कह रहा था। सियाराम से उलझने में कोई समझदारी नहीं थी। सरिता ने भी सोच लिया कि वो सियाराम से दूर ही रहेगी, मगर ये इतना आसान नहीं था। 2 दिन बाद सरिता जब सब्जी लेकर बाजार से आ रही थी, तभी रास्ते में कीचड़ से भरा एक गड्ढा आया। सरिता खुद को कीचड़ से बचाकर चल रही थी, तभी सियाराम पीछे से बाइक लेकर आया और उसकी बाइक जब उस गड्ढे के ऊपर से गुजरी तो उसका सारा कीचड़ उछलकर सरिता के कपड़ों पर आ गया। आग बबूला सरिता ने आव देखा न ताव और गुस्से में बोली, ए अंधा है क्या? क्या बोले तू? 2x2 अंधा किसे बोली तू है? सरिता को फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया तो वो एकदम चुप हो गई। तभी सियाराम उसके पास आकर बोला, चुहिया जैसी तो है तू, देख कर चला कर, वरना कोई कुत्ता आएगा ना तो मुंह में दबा कर ले जाएगा तुझे, समझी? सियाराम फिर बदतमीजी कर रहा था, लेकिन इस बार सरिता बिल्कुल चुप थी। घर आकर सरिता रोने लगी तो उसे रोता देखकर उसका देवर शिव उसके पास आया। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हो? वो सियाराम, वो उसने रास्ते में मुझे। समझ गया, सब समझ गया भाभी। भाभी, आप उससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। एक नंबर का छठा बदमाश है वो। अगर पुलिस में ना होता तो पता नहीं कितनी बार पिटा होता वो सबसे। शिव सरिता का इकलौता देवर था। वो अपने बड़े भाई शंकर के साथ ही रहता था। बचपन में ही उन दोनों के माता पिता का देहांत हो गया था। घर चलाने के लिए शंकर ने अपने पापा की दुकान संभाल ली और शिव भी उसके साथ ही काम करने लगा। शंकर और शिव की लंबाई थोड़ी कम थी, इसीलिए शंकर को शादी के लिए कई लड़कियों ने मना कर दिया। फिर उसे सरिता मिली जो लंबाई में उससे भी छोटी थी, तो शंकर की शादी सरिता से हो गई। सरिता अपनी कम लंबाई की वजह से बचपन से दुखी थी और यहाँ सियाराम उसे बार बार चूहिया बुलाकर उसका मजाक उड़ाता था। कई बार सियाराम ने सरिता के साथ बदतमीजी की थी। फिर उसी शाम, सुनिए। हाँ कहो ना। आप पुलिस में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? है, पागल हो गई हो क्या? मेरी उम्र निकल गई है अब पुलिस के लिए, और मेरी तो लंबाई भी कम है। हाँ तो शिव भैया को पुलिस में भर्ती करा देते हैं। अरे तो वो भी तो मेरे जैसा ही नाटा ही है, उसके पास अभी उम्र तो है पर लंबाई कहाँ से लाएगा? शंकर की बात सुनकर सरिता रोने लगी। अब रो मत यार, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? नहीं, मैं आपकी वजह से नहीं, बल्कि अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। पता है, मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और मैं इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, पर 8वीं के बाद मेरी लंबाई बढ़नी ही बंद हो गई और मैं नाटी ही रह गई। मेरे घर वाले जानते थे कि मुझे पुलिस में जाने का कितना मन था, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए कई पुलिस वाले लड़के देखे, लेकिन सबने मेरे छोटे कद की वजह से मुझे मना कर दिया। उस रात सरिता को बहुत देर तक नींद नहीं आई। अगले दिन वो अचानक उठी और अपना सामान पैक करने लगी। क्या हुआ भगवान? अरे कहाँ जा रही हो? अभी भी गुस्सा हो क्या? नहीं, गुस्सा नहीं हूँ, आप चिंता मत करो, मैं बस 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। पर जा कहाँ रही हो? अपने लिए देवरानी ढूंढने। सरिता ने बस पकड़ी और सीधे अपने गांव आ गई। वहां उसने अपने बहुत से रिश्तेदारों से बात की और फिर एक कॉलेज के बाहर खड़ी होकर इंतजार करने लगी। तभी अंदर से एक काफी लंबी लड़की बाहर निकली। उसका नाम सुनीता था और वो सरिता की ही रिश्तेदार थी। सुनीता के पिता एक गरीब किसान थे। सरिता ने उनसे बातचीत की और फिर शाम को उसके पिता से मुलाकात कर उनके सामने शिव और सुनीता की शादी का प्रस्ताव रखा। शिव को भी लड़की पसंद आ गई और उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। सरिता ने अपने मायके से ही दोनों की शादी खूब धूमधाम से कराई। शादी के अगले ही दिन सरिता ने सुनीता के कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कौन है? अब भैया तुम सोते रहो, बस सुनीता को बाहर भेजो जल्दी। नमस्ते भाभी, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? तू सो रही अभी तक? चल हाथ मुंह धो ले जल्दी से।
इतना कहकर सरिता वहां से चली गई। सुनीता को लगा कि उसे बहुत खड़ूस जेठानी मिली है जो शादी के अगले ही दिन से उसे काम पर लगा रही है, लेकिन वो क्या करती। उसने हाथ मुंह धोकर झाड़ू पकड़ी और घर में झाड़ू लगाने लगी। तभी सरिता उसके पास आई और सुनीता से झाड़ू छीनते हुए बोली, अरे ये क्या करने लगी, इसके लिए थोड़ी जगह है तुझे इतनी सुबह, छोड़ इसे और ले ये कपड़े पहनकर आ जल्दी। हैं भाभी ये क्या है, लोअर और टी शर्ट है, इन कपड़ों में भागना आसान होता है, पर मैं क्या करूंगी इनका, मुझे कहाँ भागना है भाभी, हर रोज भागना है और खूब मेहनत करनी है तुझे। मेरी बात सुन ध्यान से, तू घर का कोई भी काम नहीं करेगी क्योंकि तुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। सुबह के वक्त तू दौड़ लगाएगी और शाम को पढ़ाई करेगी, समझी ना। सुनीता सरिता की बात सुनकर बहुत खुश हुई, उसे इस सब की तो उम्मीद ही नहीं थी। इसके बाद से दोनों देवरानी और जेठानी जुट गई। सुनीता रोज सुबह दौड़ती और फिर शाम को खूब मन लगाकर पढ़ती। ऐसे ही पूरा 1 साल बीत गया। सरिता और सुनीता की मेहनत आखिरकार रंग लाई। सुनीता एएसआई बन गई। आज उसका अपने थाने में पहला दिन था। उसने अपनी जीप उठाई और घर की तरफ चल दी, जहां सरिता उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मोहल्ले में पुलिस की गाड़ी देखकर सभी लोग बाहर आ गए। जीप में से सुनीता बाहर निकली और उसके कंधे पर स्टार चमक रहा था। सुनीता को पुलिस की वर्दी में देखकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए और उसने आगे बढ़कर सुनीता को गले से लगा लिया। आखिरकार हमारे घर में भी पुलिस वाली आ ही गई। सुनिए आप सब, ये है एएसआई सुनीता, मेरी देवरानी, और इसके रहते अब किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, समझे। सुनीता ने सरिता को अपनी जीप में बिठाया। घर के दरवाजे पर शिव और शंकर ताली बजा रहे थे और सियाराम वहीं पीछे खड़ा सब कुछ चुपचाप देख और सुन रहा था, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने सुनीता को सल्यूट किया था और अब उसकी सारी हेकड़ी गायब हो चुकी थी।